हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राज किशोर। राज कोर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में एक नया टॉपिक लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो है हमारे पास आईटी एक्ट 2000 का, ये हमारे यूजीसी नेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लीगल एस्पेक्ट चैप्टर में ये कवर होता है। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने कई सारे एक्ट को हम लोगों ने कवर कर रखा है। अब हम देखने वाले हैं आईटी एक्ट 2000 के बारे में। तो आईटी एक्ट 2000 कब एनेक्ट हुआ, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या इसके मेनली जो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, ये सब चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। आईटी एक्ट को हम लोग ज़्यादा लंबे और बड़ी वीडियो ना करके हम लोग छोटे छोटे वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे ताकि ज़्यादा बोरिंग ना हो। टॉपिक थोड़े से अगर एक्ट में क्या रहता है, ज़्यादा प्रोविजन रहते हैं और कानून से रिलेटेड बातें रहती है, तो अगर हम उसको हम लोग बड़े वीडियो में अगर लेके चलेंगे तो थोड़ा सा क्या होता है, बोरिंग हो जाती है। तो हम लोग छोटा छोटा इसको वीडियो लेकर इस चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं हमारे किसका, आईटी एक्ट 2000 का। आईटी एक्ट का जो मेनली जो हमारे पास जो इंट्रोडक्शन या लॉन्च करने का हमारा जो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि हम क्या करने वाले हैं, पेपरलेस वर्क हम क्या करने वाले हैं, रिकमेंडेशन करने वाले हैं। पहले क्या होती थी, कई सारे चीज़ों को हम लोग हार्ड कॉपी में, पेपर वर्क में हमको क्या करना पड़ता था, डॉक्यूमेंट को रेडी करना पड़ता था। अब ज़माना थोड़ा डिजिटलाइजेशन का हो चुका है, कंप्यूटर बेस हो चुका है। तो अब हम ये सोचते हैं कि अब हम कई सारे डेटा वगैरह जो रिकॉर्ड वगैरह है या रिसोर्सेस है या कोई भी काम है जो हम लोग पहले मैनुअल करते थे, अब हम लोग डिजिटली करने वाले हैं। तो क्यों ना डिजिटाइजेशन को क्या किया जाए, थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाए। तो हम हर चीज़ को मैनुअल की जगह हम डिजिटाइजेशन लागू करने के लिए हमने ये एक लाया। प्लस ये एक लाने के साथ साथ अगर आप कई सारी चीज़ों में आप डिजिटलाइजेशन को यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप क्या करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को आप इन्वॉल्व करोगे, तो ये जरूरी हो जाता है कि इसका प्रॉपर हम रेगुलेशन कर पाए, ताकि इस पर क्या हो सके, समय समय पर जो वो कहना चाहिए, अगर कोई ऑफेंस वर्क होती है, कोई आपराधिक वर्क होता है, तो इसको कंट्रोल भी किया जा सके। प्लस इसको रेगुलेट करने के लिए भी हम लोगों ने ये एक्ट को लाना क्या समझा, इम्पोर्टेंट समझा। मतलब एक तो देखो, पहले क्या होती थी, हर काम को हम ऑफिस पे जाके करते थे। आजकल बहुत सारा काम, हर काम, चाहे वो फंड ट्रांसफर की बात हो, चाहे रिटर्न दाखिल करने की बात हो, या तो फिर कहना चाहिए स्टडी से रिलेटेड टॉपिक हो गया, या पर्सनली कई सारे चीज हो गए। खास करके गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड सारा सेक्टर तो अब डिजिटाइजेशन में कन्वर्ट हो चुका है। डिजिटल इंडिया में क्या हो रहा है, हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये सारे वर्क के लिए एक फ्रेमवर्क होना जरूरी था, इसलिए ये जो एक्ट को इसको क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है, तो ये जो है आपके पास आईटी एक्ट जो है वो सन 2000 में क्या किया गया था, लागू किया गया था। इसलिए आईटी एक्ट का नाम पड़ गया हमारा आईटी एक्ट 2000। वैसे ये इलेक्टेड हुआ था यानी लागू हुआ था हमारे पास 17 मई 2000 को। ये इंपॉर्टेंट है कि आईटी एक्ट कब लागू हुआ था, तो आपको याद रखना पड़ेगा 17 मई 2000 को। वैसे इसका मेनली जो इम्पोर्टेंसी है या इसको इंट्रोड्यूस करने का जो हमारे पास कारण है वो ये है, इट वाज एनेक्टेड टू प्रोवाइड द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को हम क्या करें, लीगली क्या करें, इसको मान्यता प्रदान करने के लिए ही हमने क्या किया है, आईटी एक्ट 2000 को क्या किया, पारित किया गया। यानी जो काम पहले क्या होते थे, जो काम पहले आपके हार्ड कॉपी में होता था, अब वो इलेक्ट्रॉनिक बेस पर हो सके, या इलेक्ट्रॉनिक वर्क पर हम सारे चीज जो हम करते हैं उसको मान्यता प्रदान करने के लिए हमने क्या किया था, ये आईटी एक्ट को क्या किया था, पास किया था। अब साथ साथ ये ई कॉमर्स की जो फैसिलिटीज है, इसको प्रमोट करने के लिए या इसको बढ़ाने के लिए भी, यानी इलेक्ट्रॉनिक वे में जो जितने सारे काम होते हैं इसको ज़्यादा तरीके से बेहतर करने के लिए भी हमने क्या किया था, इसको हम लोगों ने क्या किया था, एनेक्ट किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जैसे जो फंड ट्रांसफर वगैरह होती है इलेक्ट्रॉनिक बेस में, जो भी हम लोग यानी आईटी बेस पर बोल सकते हो आप, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी बेस पर हम जो भी हम सारे काम करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, प्लस उसके लिए प्रोटेक्शन देने के लिए, या इसको रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन जारी करने के लिए हम लोगों ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया, किस नाम से, आईटी एक्ट 2000 के नाम से। अब देखते वाले हैं आईटी एक्ट में कुछ जरूरी अमेंडमेंट हो रखे थे 2008 में। अब हुआ ये कि आईटी सेक्टर में बहुत सारे सुधार आ रही हैं और कई सारे वर्क हम आईटी से कर रहे हैं। तो ये भी देखा गया कि आईटी एक्ट का क्या हो रहा है, आईटी एक्ट में जो चीज़ हम लोगों ने कर रखे हैं, तो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं,
या टेक्नोलॉजी बेस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मिसयूज होना भी क्या होने लगा, स्टार्ट हो गया। लोग क्या करने लगे, आईटी का गलत तरीके से भी इस्तेमाल करने लगे। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए हमने कई सारे जरूरी अमेंडमेंट किए। ठीक है, तो आईटी को क्या करना, आईटी एक्ट को लाने का जो कहना चाहिए मेनली जो इसका जो पर्पस था वो ये था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को क्या करना, बढ़ावा देना। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को या फिर आईटी बेस्ड वर्क को, पेपरलेस वर्क को बढ़ावा देने के साथ साथ इसके क्या होने लगे, कई सारे दुरुपयोग होने लगे। लाइक एमएमएस वगैरह जारी हो जाता है, आप लोग देखते हो कई बार। ठीक है, या तो फिर कोई प्राइवेसी को क्या कर लेता है, किसी दूसरे की पर्सनल प्राइवेसी कहना चाहिए, फोटो वगैरह हो गया, वीडियो वगैरह हो गए, वो सोशल मीडिया में लोग अपलोड कर देते हैं। या तो फिर कहीं पर डेटा चोरी कर लेते हैं लोग, है ना, या तो फिर साइबर क्राइम हो जाती है। तो इन सब चीज को आप रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हमने नेसेसरी का कि अमेंडमेंट किए। तो ये अमेंडमेंट हुआ था ताकि हम ज्यादा तरीके से इसको कंट्रोल कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो वो हुआ था 2008 में। तो ये अमेंडमेंट हुआ था इसका ताकि हम इसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, आईटी वर्क से या इलेक्ट्रॉनिक वर्क को हम क्या कर सके, प्रोटेक्शन लागू करने के लिए हमने अमेंडमेंट किया था 2008 में। और ये उसके करीबन मेनली जो पॉइंट्स हैं, जो मुख्य रूप से जो बातें निकल के आती है अमेंडमेंट करने का, ये सारी बातें हैं। अमेंडमेंट एक्ट कास्ट रिस्पांसिबिलिटी ऑन द बॉडी कॉर्पोरेट सेंसिटिव पर्सनल डाटा। ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये हर एक पर्सन को जो आईटी से जुड़ा हुआ है उसको एक रिस्पांसिबल बनाता है कि वो किसी भी सेंसिटिव डाटा का मिसयूज ना करे, या तो फिर वो कोई भी डाटा जो क्या करता है, जो पर्सनली डाटा रहते हैं उसको किस तरीके से उसको आप यूज कर सकते हो, क्या आपको करना है, उसको आपको एक रेगुलेटरी में रखने के लिए हमने क्या किया था, अमेंडमेंट किया था। यदि रिस्पांसिबिलिटी डाल सके किसी भी पर्सन को, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो, किसी भी पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट कैसे करें या उसके लिए क्या प्रोविजन है, इसके लिए हमने क्या किया था, अमेंडमेंट किया था। दूसरी जो बातें हैं, इट प्रोवाइड डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी टू मेंटेन रिस्पांसिबिलिटी सिक्योरिटी प्रैक्टिस सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन को हमको क्या करना है, किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपको प्रोटेक्शन और प्राइवेसी में आपको क्या करना है, रखकर काम करना है। उसको आप कहना चाहिए पब्लिकली भी आप शेयर नहीं कर सकते। ये इसको लाने का मेन उद्देश्य था। इसके अलावा ये क्या करता है, आईटी क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है पनिशेस ऑन कंपनीज एंड इंडिविजुअल एक्शन लाइक ऑफेंसिव मेजर्स। ऑफेंसिव आपराधिक तरीके से जो हम लोग मैसेज वगैरह करते हैं, एमएमएस हो गया, या तो फिर आपके पास कहना चाहिए प्राइवेसी वीडियो वगैरह हो गया, या तो फिर कंप्यूटर रिसोर्स को क्या करना, चुराना, स्टीलिंग करना या डाटा को हैक करना, या तो फिर कहना चाहिए आप उसको क्या करते हैं, आप कॉपी कर लेते हैं, डब कर लेते हैं, या फिर हम लोग उसको क्रैक कर लेते हैं और हम डाटा की चोरी करके हम क्या करते हैं, हम उसका मिसयूज करते हैं। तो इन सब को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमने अमेंडमेंट किया था। और साथ साथ पुलिस और अथॉरिटी को क्या करना, पावर देना, ताकि इसको क्या कर सके, रोक सके। तो 2008 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसका बेसिकली ये पर्पस था, ताकि हम क्या कर सके, किसी भी पर्सनल डाटा को किस जो यूजर है उसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी रहेगी यूज करने का, साथ साथ उसको प्रोटेक्शन और कहना चाहिए किस तरीके से इस्तेमाल हो सके, इसको आप क्या कर सको, प्रोटेक्ट कर सको। इसके अलावा जो है हम हम इसके लिए हम रिकॉग्नाइज कर सकें कि हम कहना चाहिए ऑफेंसिव मैसेज को, या तो फिर उसको कंप्यूटर रिसोर्स पर जो स्टीलिंग वगैरह हो सकती है, इसको हम लोग रिकॉग्नाइज और पनिश करने के लिए हमने ये अमेंडमेंट लाया। और ये और था कि प्रशासन को और पुलिस को इसके लिए क्या करना, पावर डेलीगेट करना, ताकि इस पर वो प्रोटेक्शन का क्या कर सके, काम कर सके और इस पर वो एक्शन ले सके। इसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या था आईटी एक्ट का। ये जो आईटी एक्ट था उसका मेनली जो ऑब्जेक्ट था वो तो ये था कि यार पेपरलेस काम करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लेकर काम करना, ताकि जो हमारा फिजिकल जो कहना चाहिए पेपर वर्क के साथ जो हम काम करते हैं, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट के साथ जो काम करते हैं उसमें कई सारी दिक्कतें आती थी, वो आसान हो जाए। ठीक है, लोगों को सुविधा मिल सके, हर चीज को वो इलेक्ट्रॉनिक बेस पर काम कर सके, ये हमारा मेन मोटिव था। तो देखते हैं और क्या क्या इसमें हम हमारे ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं आईटी एक्ट को लागू करने का। आईटी एक्ट को लागू करने का सबसे मेन जो पर्पस था, टू अमेंड वेरियस लॉ। एक तो आईटी एक्ट
को लाने का कई सारा पर्पस ये था कि अलग अलग लॉ को क्या करना, अमेंड करना। जैसे आईपीसी मतलब इंडियन पैनल कोड, आईपीसी के कई सारे जो हमारे सिविल या फिर कहना चाहिए आपके पास जो एक्ट होता है इंडियन पैनल कोड, जो कहना चाहिए अदालती वर्ग जो होती है, उसमें कई सारे धाराओं में परिवर्तन करना था ताकि वो आईटी बेस्ड को क्या कर सके, फॉलो कर सके। जो नया इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास वर्क आ रही है या फिर हम आईटी बेस पर जो हम काम कर रहे हैं उस पर कहना चाहिए कोई सारे कामों पे अमेंडमेंट होना या अमेंडमेंट करना जरूरी हो गया था। इसके साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट, जैसे पहले क्या होती थी, एविडेंस के लिए कोई सबूत या गवाह होने जरूरी होते थे। आजकल सबूत या गवाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आप किस माध्यम में कर सकते हो, लाइक सीसीटीवी कैमरा या फुटेज, इमेज, इन सब चीज को भी हम लोग शामिल करते हैं। तो अब ये सब चीजों में ठीक है, आईटी एक्ट लाने का ये उद्देश्य ये था कि इन सब चीजों में जरूरी क्या हो सके, बदलाव हो सके। तो हमने आईटी एक्ट को इसलिए लाया ताकि आईपीसी में यानी इंडियन पैनल कोड में जो नेसेसरी बदलाव की जा सके, जो वर्तमान में जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर कंप्यूटर बेस्ड जो काम हो रहे हैं उनसे संबंधित बातों को हम आईपीसी में शामिल कर सके, इंडियन एविडेंस एक्ट में हम शामिल कर सके, आरबीआई एक्ट में हम इन सब चीज को शामिल कर सके, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट को हम क्या कर सके, बदलाव ला सके। क्योंकि अब से हम कई सारे चीजों में क्या करने वाले हैं, आईटी फील्ड से हम जुड़ चुके हैं, तो आईटी फील्ड से रिलेटेड हर एक्ट में कुछ ना कुछ बदलाव होने थे। तो इसको बदलाव को लागू करने के लिए हमने आईटी एक्ट को क्या किया, हमने इलेक्टेड किया। इसके अलावा टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डाटा। अब ये जो कोई भी डाटा है जिसको पहले हम लोग डॉक्यूमेंट में रजिस्टर में रखते थे, अब हम ये चाहते हैं कि अब जो बंदा फाइल वगैरह रख रहा है रजिस्टर्ड के थ्रू, अब वो इलेक्ट्रॉनिक बेस में भी डाटा को क्या कर सकता है, सिक्योर करके रख सकता है, जो नेसेसरी उसको रखने होते हैं। इसके अलावा लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। पहले क्या होती थी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर हम क्या करते थे, हम सिग्नेचर करते थे। अब वो सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक वे पर जो हम लोग क्या करते हैं, हम सिग्नेचर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पर, इलेक्ट्रॉनिक साइन लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर को हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन देने के लिए या उसको कहना चाहिए रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने के लिए या लीगल कहना चाहिए ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने एक्ट लाया। लीगल रिकॉग्निशन फॉर द कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, है ना। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस वगैरह में पहले हम लोग रजिस्टर फाइल में रखते थे, अब आप इलेक्ट्रॉनिक बेस पर ही क्या कर सकते हो, आप रख सकते हो। तो इसको रिकॉग्नाइज यानी इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको फेवर प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट लाया गया। इसके अलावा टू लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय मींस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन प्लेस ऑफ पेपर बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन को इलेक्ट्रॉनिक बेस इलेक्ट्रॉनिक बेस में कन्वर्ट करने के लिए और इसको फैसिलिटेट और यूटिलाइज करने के लिए हमने एक को क्या किया था, लागू किया था। इसके अलावा थे टू फैसिलिटेट ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक बेस पर भी हम नेसेसरी डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, रिटर्न दाखिल कर सकते हो, ये सब चीजें। तो इसके लिए हमने क्या किया, आईटी एक्ट को लागू किया। इसके अलावा टू फैसिलिटेट एंड गिव सैंक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बिटवीन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आज के डेट में पहले कहीं पैसा भेजना होता था तो हम लोग फिजिकली हम क्या करते थे, कैरी करके लेके जाते थे, या बैंक के जो पुराने सिस्टम होते थे जिसमें हम लोग बैंक तक जाना पड़ता था। आज के डेट में एक से एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुकी है, गैजेट्स आ चुके हैं, ऐप आ चुका है, जिससे फंड ट्रांसफर करना बहुत ही आसान हो गया है। बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या करना, जोड़ना, ये इसका क्या था, उद्देश्य था, ताकि बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहले से और ज्यादा क्या बनाया जा सके, इजियर और कॉस्टलेस बनाया जा सके, किफायती बनाया जा सके। क्योंकि अब देखना बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना कितना आसान हो गया है। तो इन सब चीज को हम क्या करने वाले हैं, ज्यादा प्रमोशन हो सके इस सब चीज को और अडॉप्टेशन हो सके, प्लस इसका लीगल अथेंटिकेशन आ जाए, हमारे कहना चाहिए को कानूनी रूप में इसको मान्यता प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या लाया, आईटी एक्ट लाया। तो ये थे हमारे पास आईटी एक्ट के इंट्रोडक्शन, प्लस कहना चाहिए इसका अमेंडमेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट था, और इसके साथ साथ इस एक्ट को लाने का जो मेनली जो ऑब्जेक्ट रहा वो ये सब हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके फीचर्स वगैरह, और कुछ एरिया में जब ये लागू नहीं होता तो किस एरिया में लागू नहीं होता, प्लस इसके कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग सेक्शन पढ़ने वाले हैं जो
हमारे एग्जाम के ऑब्जेक्ट से क्या रहने वाला है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रहने वाला है। तो अब तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।